Good evening, students. NCERT class 11th chapter number 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 2 3.2 क्वेश्चन ये है. देखिए, द पोजीशन टाइम ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर. आपके बुक में बेटा 3.19 फिगर है. तो देखिए, ये पोजीशन एक्स वाई एक्सिस पे लिया है, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है. एक ग्राफ ए स्टूडेंट के लिए, एक ग्राफ बी स्टूडेंट के लिए ड्रॉ किया गया है. दोनों के घर की पोजीशन ये बताई गई है. P इज द पोजीशन ऑफ द होम ऑफ द ए एंड Q जो है वो B के घर की पोजीशन है और O स्कूल की पोजीशन है. दोनों बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो कहते हैं चूज द करेक्ट एंट्रीज. इन्होंने 5 A से लेके E तक 5 एंट्रीज दी हैं. कहते हैं इनमें से करेक्ट एंट्री बताइए क्या है. तो सबसे पहले तो आपको ये आप कहना चाहिए कि इसको स्टार्ट करें उससे पहले जो बेसिक कैलकुलेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के वो कर लेते हैं. मैं पता पोजीशन टाइम ग्राफ का जो भी ग्राफ हो उसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है. तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी के बराबर है. अब जरा देख लीजिए, ए के लिए थीटा ए लिख दें, बी के लिए आप इसे चाहें तो थीटा बी लिख दें और आप देख लें बेटा थीटा बी बड़ा है. सिंस थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, इसका मतलब tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ए. और tan थीटा बी किसकी वेलोसिटी को बताएगा बेटा? tan थीटा वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए. तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनकी भैया किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो आपको दिख रहा है. कैलकुलेशन कर लीजिए, बाद में आते हैं. दूसरा ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो ए है बच्चा वो स्कूल से जब स्टार्ट लेता है तो टाइम टी यहां पर देखिए, जब स्कूल से स्टार्ट लेता है टी 0 है. जबकि बी जो है वो जब स्कूल से चलता है तो उसका टाइम इतने के बराबर है, यानी यहां पर कुछ टाइम टी डैश होगा. तो यानी बी स्कूल से थोड़ा लेट चल रहा है. देखो, ए चल दिया और बी लेट चल रहा है. तो बी थोड़ा देर से चल रहा है लेकिन बी थोड़ा तेज चल रहा है. अब इन चीजों के आधार पर और चीजें बताते हैं. एक और चीज देख सकते हैं, स्कूल की पोजीशन को अगर 0 लिया गया है, होता ना बेटा, जहां से हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन किसी चीज का कैलकुलेशन, उसको हम x = 0 लेते हैं. तो स्कूल से बच्चे चलना शुरू करते हैं तो स्कूल की पोजीशन को 0 ले लेते हैं. तो देखो, स्कूल की पोजीशन O है ओरिजिन पर, इसकी तुलना में देखें P की डिस्टेंस छोटी है और O से जहां पर स्कूल है Q की डिस्टेंस ज्यादा है. यानी जो B का घर Q है और जो A का घर P है तो Q थोड़ा दूर है, यानी B जो है उसका घर स्कूल की तुलना में थोड़ा दूर है और A का घर जो P पर है वो थोड़ा पास है. तो ये जानकारी आप यहां से उठा लो. एक टाइम की जानकारी आ गई, ये थोड़ा देर से चला, P थोड़ा नजदीक है, Q थोड़ा दूर है और B की वेलोसिटी ज्यादा है. ये जानकारी पहले निकाल के रख लीजिए जिससे कि आपका टाइम बचे. ठीक है, और आपको वैसे भी पता है इस तरह के लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको अब इम्तिहान में, जेई मेंस में और नीट में मिलने लगे हैं. नीट में स्पीड का और ध्यान रखना है. क्यों? क्योंकि नीट में समय कम और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. तो क्वेश्चन टफ तो नहीं होते हैं लेकिन कम टाइम में करने होते हैं. तो इसलिए हमारी रीडिंग हैबिट्स भी अच्छी करनी पड़ेंगी. यानी क्वेश्चन को हम एक बार में पढ़ें तो समझ जाए, ना एक बार में समझ जाए तो 2 बार में जरूर समझ जाए. क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को हम जब 4-5 बार पढ़ें तब समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी खा जाता है. ठीक है, अब आइएगा ऑप्शन की बात करें. ए देखो, ये क्या कहते हैं, ए या बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए. ये तो बी ऑप्शन आ गया, पहले ए ऑप्शन आते हैं. तो पहले ए ऑप्शन रहेगा. ए या बी मतलब ए या बी में से कौन lives closer to the school than B और A. मतलब अगर आप पहले इसे पढ़ें तो इसको जाए, यानी A lives closer to the school than B या B lives closer to the school than A. तो आप खुद ही देखिएगा, P नजदीक है, P किसका घर है? A का. Q दूर है, किसका घर है? B का. इसका मतलब P घर में रहने वाला बच्चा A वो थोड़ा नजदीक रहता है. तो देखो, A lives closer to the school than बी, ये आंसर सही हुआ. तो ए में क्या आंसर होगा? करेक्ट स्टेटमेंट. चूज द करेक्ट एंट्री. तो करेक्ट एंट्री क्या हुआ? ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी. ये आंसर पहले का. ठीक, अब आइएगा बी आंसर. ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी. देखिए क्या, A starts from the school earlier than B या B starts from the school earlier than B. तो जब ऊपर वाला ये पढ़े
तो इससे मिलान करें, जब ये पढ़े तो इससे मिलान करें। तो बताइए स्कूल से कौन जल्दी चला? आप देखिए ए जल्दी चला था, ये देखो ये यहां से चल दिया था, तो ए स्टार्ट्स अर्लियर, ए स्टार्ट्स अर्लियर। कहां से हम जानकारी दे रहे हैं बेटा? ग्राफ से। ये जानकारी भी ग्राफ से आई थी कि पी नजदीक है, और ए जल्दी चला ये भी ग्राफ से है, अर्लियर देन बी, तो ये आंसर सेकंड हुआ। सी आइए, ए वॉक्स फास्टर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से तेज चल रहा है, या बी वॉक्स फास्टर देन ए। तो आप यहां देखो बेटा कौन तेज चलता है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर, तो इसका मतलब बी इज वॉकिंग फास्टर देन ए। तो यहां पर क्या आएगा? बी वॉक्स फास्टर देन ए। क्यों? सिंस VB इज ग्रेटर देन VA, और VB VA से क्यों बड़ा है यहां बता चुके हैं, तो दोबारा यहां लिखने की जरूरत नहीं। अब आइएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में कहते हैं ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। अब इन्होंने क्या बोला है कि ए और बी रीच एट द होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। सेम और डिफरेंट में तुम्हें अंतर बताना है। अब आइएगा अपने एनसीईआरटी की बुक में, ये जरा ग्राफ बताओ। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें ये ग्राफ इनकरेक्ट बना हुआ है, यानी कि देखिए सेम टाइम पे कैसे पहुंचेंगे आप पहले आप बताइएगा। पहले जरा ग्राफ में स्टडी करिए। देखो ये ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है, जहां पर दोनों इंटरसेक्शन करते यहां इनकी मुलाकात हुई, यानी इस पॉइंट पर जहां पर ग्राफ का ये पोजीशन बताई गई, इस जगह पे देखो तो दोनों की मुलाकात हुई। ये वो टाइम है, इसे अगर T1 लिखते हैं तो देखो ए, और इसी टाइम पर ये बी का ग्राफ जो है बी, ये बी का जो ग्राफ है ये दोनों की मुलाकात हुई, और इस समय जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो पोजीशन ये थी, यानी इस स्थान पर स्कूल से जब इतनी दूरी पे थे, इस दूरी का कोई वैल्यू होगा, तो उस समय ये दोनों यहां मिले थे। तो पहली बार बी और ए यहां मिले थे, राइट। अब क्या है, ये कहते हैं क्या, ए एंड बी रीच एट द होम एट द सेम टाइम। घर अगर सेम टाइम पे पहुंचे तो बेटा आप बताइएगा, अगर दोनों बच्चे एक टाइम पर ही घर पहुंचे तो क्या होना चाहिए? दोनों का टाइम की वैल्यू ग्राफ में सेम होनी चाहिए। मतलब डेटा समझिए, मान ली 3 बजे छुट्टी हुई तो ए तो 3 ही बजे चल दिया, बी थोड़ा लेट चला, मान ली 3:10 पे चला, तो ए चल दिया 3 बजे 3 PM, और बी थोड़ा लेट चला 3:10 PM पर। लेकिन अगर दोनों घर सेम टाइम पर पहुंचे तो ये जरूरी है कि अगर ये 3:30 पे पहुंचा तो ये भी 3:30 पे पहुंचना चाहिए। यानी अगर ग्राफ के इस हिस्से से बी पे परपेंडिकुलर डालें, बी पे क्यों? क्योंकि बी का ये घर है, और पी से अगर आप परपेंडिकुलर ए ग्राफ पे डालें और जहां पर ये मिले इनका टाइम इस जगह अगर सेम आए तो आप कहोगे दोनों एक साथ पहुंचे। देखो बेटा, जब ए की पोजीशन घर पे आई और जब बी की पोजीशन घर पे आई तो दोनों का टाइम सेम था, और अगर टाइम यहाँ सेम है, मान ली T2 टाइम है, तो इसका तो घर सेम साथ पहुंचे। लेकिन जो मेरे पास एनसीईआरटी है उसमें इन्होंने इनकरेक्ट दिया है, तो मैंने दूसरी एनसीईआरटी जो हमारे पास पड़ी थी उससे मिलाया, तो हमने देखा ग्राफ में जो एनसीईआरटी मेरे पास पड़ी है, पता नहीं कौन नई कौन पुरानी ही नहीं पता है, तो अगर ग्राफ करेक्टली ड्रॉन नहीं है तो फिर आप पता नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे फिर आपने कैसे पता किया? या तो डेटा दे दें, इधर की वैल्यूज दें, इधर की वैल्यूज दें तो पता कर लें, ना वैल्यूज दें तो ग्राफ बिल्कुल करेक्टली मिलाना चाहिए, क्योंकि जहां पर ये पॉइंट आया जहां ये पॉइंट आया, अगर ये सेम टाइम पे ना आते तो दोनों डिफरेंट टाइम पे मिलते। तो ये सोच के ग्राफ में आप बनाइएगा। हमने जो ग्राफ बनाया थोड़ा करेक्टली बना के यहाँ रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर सेम है तो दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे। इन ग्राफ शोन जो हमने यहाँ पे शोन किया है, क्या लिखोगे? ए एंड बी रीच एट होम एट द सेम टाइम पे जा रहे हैं, राइट। अब आइएगा ई ऑप्शन में क्या कहते हैं? ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड ट्वाइस या वंस, या बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो कहते हैं ए बी को अगर ओवरटेक करता है या बी ए को ओवरटेक करता है, कोई ना कोई तो कर ही रहा, दोनों मिल रहे हैं यहां पर, तो कहते हैं क्या दोनों एक दूसरे को 2 बार ओवरटेक करते हैं? तो ग्राफ में देखिए बेटा, ए और बी का इंटरसेक्शन सिर्फ एक बार है, और अगर एक ही बार इंटरसेक्शन है तो दोनों की मुलाकात सिर्फ एक बार होती है। तो यहां क्या कहोगे कि ए एंड बी are meeting or crossing or overtaking once, because this is the point, आप इसे अगर C से बनाए, this is the point of intersection at which they are crossing। तो ये क्या आएगा?
A या B overtakes B और A on the road once. They overtake, जिसने भी जिसको किया once, एक बार करते हैं, ये आंसर आएगा। तो ये आंसर है। आप इस क्वेश्चन को करिए, ध्यान से करिए, स्पीड बढ़ाइए, न केवल लिखने की बल्कि क्वेश्चन को पढ़ के समझने की स्पीड भी बढ़ाइए। और ये केवल रीडिंग हैबिट से आएगा। कैसे रीडिंग हैबिट्स बढ़ाएंगे, इसका वीडियो मैं डालूंगा। मेरा जो दूसरा चैनल है फिजिक्स फंडे विद एम सिंह सर, आप YouTube पे डाल के देखिए, फिजिक्स फंडे FUNDAY विद एम सिंह सर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस को कराने के लिए और NCERT में आपको और स्ट्रेंथन अप करने के लिए वीडियो हमने यहाँ बनाया है। अगर आपको चैनल ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू।